नमस्कार दोस्तों, मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल CMI में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पहले राज्यसभा के बारे में देख लिया है और आज हम संसद के दूसरे सदन लोकसभा और उसकी कार्यप्रणाली की बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको राज्यसभा के उस वीडियो में बताया था कि लोकसभा का भी पहले नाम क्या था? जनता का सदन था। क्या था दोस्तों? जनता का सदन। इसका एक और नाम है निम्न सदन। निम्न सदन। अब ये जो जनता का सदन नाम था, ये कब चेंज किया गया था? आपके 1954 में, और नाम बदल के क्या कर दिया था इसका? लोकसभा। ये चीजें मैंने आपको राज्यसभा की उस वीडियो में बताई। अगर फिर भी आपने ये चीजें नहीं देखी हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों को एक साथ देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, तभी हमें संसद का पूरा ज्ञान मिल पाएगा। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 2 सदन होते हैं। देखिए अंग और सदन, अंग और सदन। सदन यानी हाउस, और हाउस कितने इसके? 2, और अंग यानी इसके पार्ट कितने? 3 पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। और सदन कितने इसके? 2 सदन हैं। पहला सदन क्या है? राज्यसभा, और दूसरा सदन क्या है? लोकसभा। तो ये बात तो हो गई आपके लोकसभा नाम कब रखा। अब देखिए लोकसभा जो है, इसमें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? अधिकतम सदस्य संख्या, तो इसकी जो अधिकतम सदस्य संख्या है ना दोस्तों, वो है 552। 552। और राज्यसभा की मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी कि राज्यसभा की कितनी है? 250। अब अधिकतम सदस्य संख्या इसकी 552 और वर्तमान देखिए जो अधिकतम है, तो अधिकतम के लिए क्या निर्धारित किया गया है? तो 230 तो कर रखे इन्होंने राज्यों से। सॉरी 530 तो इन्होंने कर रखे हैं राज्यों से। 20 कर रखे इन्होंने यूटीज से। ऐसे ऐसे सदस्य आएंगे, मतलब लोकसभा के जो सदस्य आएंगे वो कैसे चुन के आएंगे? 530 राज्यों से चुन के आएंगे, 20 यूटी से चुन के आएंगे, और 2 हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, एंग्लो इंडियन समुदाय से। अब चूंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी यूटी बना दिया है, तो जब नए लोकसभा चुनाव होंगे तब उनके हिसाब से नई सीटें इस यूटीज में जुड़ जाएंगी या राज्यों से कम हो जाएंगी। कितनी करते हैं वो सरकार और सरकार के द्वारा जारी अध्यादेश या कोई नियम जो भी बनाएंगे उसके अनुसार हम पता कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम ये देख लेते हैं कि वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। वर्तमान सदस्य संख्या, अब जो इसकी वर्तमान सदस्य संख्या है दोस्तों, वो है 545, जिसमें राज्यों से तो वही 530 सदस्य है। 530 सदस्य तो अभी भी कहां से हैं? राज्यों से। यूटी से सिर्फ कितने सदस्य हैं अभी? यूटी से है 13 सदस्य। कितने हैं? 13 सदस्य है। और एंग्लो इंडियन वर्तमान में भी कितने हैं? 2 एंग्लो इंडियन। जैसे मैंने आपको राज्यसभा के वीडियो में बताया था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य नामित करता है। किस किस क्षेत्र से बताया था आपको? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। देखिए अगर कोई समस्या है तो आप आई बटन पे प्रेस कीजिए ऊपर और राज्यसभा का हमारा वीडियो देखिए, जिससे आपको राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा की शक्तियां, राज्यसभा कैसे कार्य करती है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपसभापति कौन होता है, वो किस प्रकार से कार्यवाही का संचालन करते हैं, सब कुछ उस राज्यसभा के वीडियो में मैंने आपको बताया है। अब बात कर रहे हैं हम चूंकि लोकसभा की, तो आज हम सिर्फ लोकसभा के बारे में ही बात करेंगे। इसके साथ अगर समय मिलता है तो अंत में हम देखेंगे कि इन दोनों की स्थितियां क्या हैं, दोनों किस प्रकार से समान होती हैं, दोनों किस प्रकार से असमान होती हैं, किसके पास अधिक शक्ति है, किसी के पास कम शक्ति है, और किस वे में अधिक या कम शक्ति है। अब हम देख लेते हैं कि वर्तमान में 530 सदस्य राज्यों से आ रहे हैं, लेकिन 20 की बजाय सिर्फ कितने सदस्य आ रहे हैं यूटी से? 13। क्यों? क्योंकि उनका
जैसे राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व घोषित किया जाता है ना, इतना इन यूटीज, बाकी बचे यूटीज में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो सदस्य संख्या भी कम ही है। और तीसरा क्या है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य राष्ट्रपति ने मनोनीत कर रखे हैं। क्यों मनोनीत कर रखे हैं? क्योंकि इनका, इस समुदाय का प्रतिनिधित्व लोकसभा में उचित नहीं था, इसलिए किसने मनोनीत किए? राष्ट्रपति जी ने लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग मनोनीत किए। 2 करेगा लोकसभा में, 12 करेगा राज्यसभा में। तो ये तो बात हो गई हमारे सामने किसकी? लोकसभा की। देखिए जो इसका निर्वाचन है, जो लोकसभा का आपका निर्वाचन है, इसका जो निर्वाचन है वो कैसे होता है? ये होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन आप देखते होंगे कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, मतलब अभी जब प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने उस समय चुनाव हुए थे, उनमें आप सभी ने भी भाग लिया था। मतलब जो भी आप में से इस वीडियो को देखने वाले 18 वर्ष से अधिक की उम्र के होंगे वो सभी निर्वाचन में भाग लेते हैं। मैं भी लेता हूं, आप सभी लेते हैं, और ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य है कि हमें हमारे मताधिकार का प्रयोग करना ही चाहिए। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अब ये जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है इसमें आप और हम सब भाग लेते हैं। अब देखिए मैंने आपसे एक बात बोली कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, यानी कौन सी उम्र के लोग दे सकेंगे वोट? 18 वर्ष से अधिक। पहले क्या था? प्रावधान 21 वर्ष का था। तो 18 वर्ष का कब किया गया? तो वो किया गया था आपके 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा। कब किया गया था? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा। देखिए जो सीएए मैं लिखता हूं इसका अर्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। काफी बार मैंने इस बात को बोला है, अब आप थोड़ी सी आदत डाल लीजिए कि मैं क्या बोलूंगा। सीएए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की उम्र, मत देने की उम्र या मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। कितनी की गई? 18 वर्ष की गई। 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1988 में, इसमें क्या किया गया? उम्र थी जो 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई? 18 वर्ष की गई। अब देखते हैं हम सदस्य कहां से आ रहे हैं? राज्यों से आ रहे हैं। सदस्य कहां से आ रहे हैं? यूटीज से आ रहे हैं, और सदस्य नामित भी हो रहे हैं। अब इन तीनों के लिए देखिए यहां पे तो क्या है, राज्यों में क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, आप और हम सब भाग ले रहे हैं, ठीक है। यहां पे भी क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन ही। यूटीज में भी क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और यहां के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि क्या करेगा? नामित करेगा या मनोनीत करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ये तो क्या है कि निर्वाचन की विधि है जिससे कि कहां पे लोग पहुंच रहे हैं? लोकसभा में। अब देखिए हम प्रत्यक्ष निर्वाचन देखते हैं, लेकिन ये भी देखते हैं कि एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है तो किसी राज्य में ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, किसी में कम होते हैं। जैसे राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में 25 हैं। आपके राजस्थान में कितने हैं दोस्तों? 25 हैं। और राजस्थान में 25 तो किसके सदस्य हैं? लोकसभा के, और 10 किसके सदस्य हैं? राज्यसभा के। और कुल संसद में कितने सदस्य जाएंगे? राजस्थान से कुल कितने सांसद होते हैं? तो 35 होते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, आते हैं, पूछे भी जाते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या हुआ? प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है, ठीक है। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए भी क्या किया जाता है? क्षेत्र बनाए जाते हैं। तो क्षेत्र किस आधार पे बनाए जाते हैं? वो जनसंख्या के आधार पे बनाए जाते हैं। तो जनसंख्या, एक मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, उस एरिया में देखा कि हाँ इतने लोग रहते हैं। हमेशा ये कभी समान नहीं होता है, लेकिन समान के आसपास होता है। मान लीजिए इन्होंने एक फिक्स वो कर रखा है कि हम 5 लाख लोगों का एक निर्वाचन क्षेत्र बनाएंगे। तो 5 लाख लोग, अब ये नहीं है हर जगह 5 लाख ही होंगे, किसी जगह 5,20,000 भी हो सकते हैं, किसी जगह 5,25,000 भी हो सकते हैं, लेकिन उसके आसपास किसी जगह 4.5 लाख भी हो सकते हैं। लेकिन एक एवरेज निकल जाए ना, ऐसा कुछ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है। ऐसा ही यूटीज में होता है, ऐसा ही कहां पे होता है? राज्यों में होता है। और इनके लिए तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पे मनोनयन ही करता है। तो ये आपका कुछ मैंने लोकसभा का एक परिचय आपको दे दिया है। अब आप इस परिचय को देख लीजिए।
हाँ, और एक जो इंपॉर्टेंट बात थी, ये जो मैं आपको बात कर रहा हूं ना जनसंख्या, ये जनसंख्या मैंने आपको वहां भी बताई थी राज्यसभा में भी कि ये जनसंख्या कौन सी है, 1971 की जनसंख्या। कब की जनसंख्या है, 1971 की। और ये जो जनसंख्या का फॉर्मूला है ना, ये किस में आया था, ये आया था आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। और इसमें कहा गया था कि 1971 की जनसंख्या के अनुसार आप क्या करेंगे, 1971 की जनसंख्या के अनुसार आप लोकसभा की सीटें 2001 तक, क्या बताया गया था इसमें, 2001 तक आप लोकसभा की सीटें हैं जो 552 ही निश्चित रखेंगे। लेकिन 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा, किसके द्वारा, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा अब 2026 तक जो लोकसभा की सीटें हैं ना, इनको 552 ही क्या कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। कब, आप यहां पे देख लीजिए इसको, अगर वहां सही नहीं दिख रहा है तो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा 552 सीटें ही निर्धारित कर रखी हैं, कब तक के लिए, 2026 तक के लिए। और बनाई कब थी ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा बनाई गई थी। और कब तक रखने के लिए बोला था, 2001 तक के लिए बोला था। इनकी आधार की जनसंख्या क्या है, 1971 की जनसंख्या। तो ये तो हो गया दोस्तों आपके सामने लोकसभा की कुछ कार्यप्रणाली की चर्चा हमने कर ली। आप इसको एक बार देख लीजिए, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये जनसंख्या क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अलावा कितने मनोनीत करता है, ये क्वेश्चन, वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है क्वेश्चन है, अधिकतम कितनी है, ये कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। देखिए इसमें सभी चीजें क्वेश्चंस है, पूछे गए हैं, आगे पूछे जाएंगे भी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार पूरे का। अब आगे अब हम देखेंगे कि जो लोकसभा है वहां पे SC ST के लिए क्या है, एक रिजर्वेशन का फॉर्मूला अपनाया गया है। किसका फॉर्मूला अपनाया गया है, आपके रिजर्वेशन का। तो वो रिजर्वेशन का फॉर्मूला क्या है, कैसे है, तो इसमें क्या था कि जब संविधान बना था, जब संविधान सभा संविधान बना रही थी, उसी समय उन्होंने क्या किया था कि 10 वर्ष के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। किसके लिए, 10 वर्ष के लिए आरक्षण का प्रावधान, आरक्षण का प्रावधान किसमें, लोकसभा में। अब ये 10 वर्ष के लिए जब आरक्षण का प्रावधान किया था ना, तो फिर क्या हुआ कि राजनीतिक कारणों से इसको हर बार 10 वर्ष बाद पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। फिर क्या हुआ कि आपके जो 87वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा क्या किया गया, इसमें 2001 की जो जनसंख्या है उसको आधार बनाया गया कि भाई जनसंख्या के आधार पर ही तो होता है इनका आरक्षण। तो 2001 में जो जनसंख्या थी उसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर क्या किया गया, इनको रिजर्वेशन दिया गया कि 2001 की जनसंख्या में मान लीजिए SC ST का कितना अनुपात है, कितना वो अनुपात रूप में इस देश की जनसंख्या में है, तो उसके हिसाब से क्या उनको आरक्षण दिया गया। फिर 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009, क्या 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा इसको कब तक के लिए बढ़ा दिया, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया। और 2020 में भी क्या है, रिजर्वेशन जो है अध्यादेश के द्वारा आगामी 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा चुका है, लेकिन उसके ऊपर अभी कोई संविधान संशोधन अधिनियम बनाया नहीं है। जैसे ही बनाएगा हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अंतिम जो अधिनियम जो बना था वो था 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009, जिसके द्वारा आरक्षण कब तक के लिए बढ़ा दिया, 2020 तक के लिए। अब क्या है, अब इसमें है, देखिए जो इसकी मत प्रणाली थी वो तो आपने देख ही लिया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन थी। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पोस्ट सिस्टम, ठीक है। इसके अनुसार क्या होता है कि जो अधिक मत प्राप्त करने वाला,
अधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति विजयी होता है। विजयी होता है मतलब ये जो प्रणाली आपकी फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, इसका अर्थ है कि इसमें जो मत अधिक प्राप्त करेगा, मान लीजिए आपके 5 लोगों ने चुनाव लड़ा, कितने लोगों ने चुनाव लड़ा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। मान लीजिए इसको मिले 10 वोट, इसको मिले 9 वोट, इसको मिले 8 वोट, इसको मिले 7 वोट, इसको मिले 6 वोट, या आप ये देख लीजिए कि इन बाकी चारों को ही मान लीजिए आप 9 वोट मिल गए और इसको अकेले को 10 वोट मिले हैं, तो भी जीतेगा कौन, ए को ही विजेता घोषित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अधिक मत प्राप्त करेगा वो ही प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में जीता हुआ घोषित किया जाएगा। तो ये हो गया आपके लिए एक तो 10 वर्ष के लिए जो SC/ST आरक्षण, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, SC/ST के लिए आरक्षण जो है पहले 10 वर्ष का प्रावधान किया है, ये मैं लोकसभा की बातें कर रहा हूं। और उसके बाद 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बताया गया कि अब जो इनकी जनसंख्या 2001 की जनसंख्या में इनका जितना अनुपात है उसके आधार पर इनको आरक्षण दिया जाएगा। और 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा इस आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब एक जो बात मैंने आपको बताई है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, देखिए इसका नाम है और नाम कह रहा है आपसे कि अधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही क्या होगा, विजयी होगा। यानी मान लीजिए आपके चुनाव में 5 लोग हैं और 5 में से 4 लोगों ने सेम मत प्राप्त किए हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने अधिक मत प्राप्त किया है, तो वो एक व्यक्ति विजयी घोषित हो जाएगा, 5 व्यक्ति विजयी घोषित नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोकसभा देखिए। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये नहीं दिखा तो दोबारा देख लीजिए आप अच्छे से। अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद कि इसका कार्यकाल कितना होता है। देखिए लोकसभा का क्या है आपके सामने, कार्यकाल। अब इसका कार्यकाल कितना होता है तो हम वो देख लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल इसका सामान्य कार्यकाल तो देखिए कितना होता है, सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष। और जो मतलब संवैधानिक रूप से इसका कार्यकाल है वो कितना होता है, पहली बैठक से विघटन तक, लोकसभा विघटन तक। और लोकसभा का विघटन कौन करता है, विघटन होगा इसका राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और विघटन राष्ट्रपति करेगा। विघटन कब करेगा राष्ट्रपति, तो विघटन राष्ट्रपति कब करेगा, सॉरी ये मान लीजिए आप, मैंने राष्ट्रपति के द्वारा कह दिया, तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करेगा, पीएम की सलाह पर। ये भी एक पीएम का विशेषाधिकार है, पीएम का विशेषाधिकार है, विशेष अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को लोकसभा विघटन के लिए सिफारिश कर सकता है। लोकसभा विघटन के लिए सिफारिश कर सकता है। ठीक है, एक तो ये हो गया आपके सामने कि लोकसभा का सामान्य काल 5 वर्ष हम मानते हैं, या इसकी पहली बैठक से इसके लोकसभा विघटन तक होता है। विघटन राष्ट्रपति करेगा पीएम की सलाह पर, और पीएम का क्या है, विशेष अधिकार है कि अगर पीएम चाहे चुनाव में जाना तो राष्ट्रपति क्या कह सकता है, लोकसभा विघटन के लिए सिफारिश कर सकता है। और आपातकालीन स्थिति में एलएस का कार्यकाल लोकसभा का
कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब एक जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली कोई आपातकालीन ऐसा प्रावधान हो जाए, भारत में आपातकाल लागू हो जाए, तो क्या करेंगे, लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा देंगे। अब 1 वर्ष के लिए मान लीजिए कि आपातकाल 1 वर्ष में भी खत्म नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति है जो निर्वाचन आयोग से पूछेगा कि क्या आप चुनाव करा सकते हैं। अगर निर्वाचन आयोग चुनाव करा पाने में असमर्थ है तो फिर से लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन मैं इसको हटा रहा हूं, ऊपर वाले को आप एक बार देख लीजिए, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हो गया 1 वर्ष का प्रावधान। आगे है कि आपातकाल हटने के बाद, आपातकाल हटने के बाद 6 माह में, कितना, 6 माह में नई लोकसभा का गठन अनिवार्य है। नई लोकसभा का गठन अनिवार्य है, अनिवार्य है। मान लीजिए आपातकाल हट गया, तो आपातकाल हटने, मान लीजिए अगर आज आपातकाल हटता है तो आज से 6 महीने बाद नई लोकसभा का गठन होना अनिवार्य है। उसी बीच निर्वाचन आयोग को इनके चुनाव की व्यवस्था करनी होगी। तो ये हो गई आपकी लोकसभा की अवधि। और इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी उम्र है, देखिए इसमें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता, तो वही है, भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए, लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है, पागल दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, उस पर कोई जेल में बंद ना हो, भ्रष्टाचार के मामलों में, किसी भी प्रकार के मामलों में उस पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, सॉरी आपराधिक रिकॉर्ड में उस पर सजा नहीं होनी चाहिए, दंड नहीं होना चाहिए। अब इसकी जो एक इंपॉर्टेंट योग्यता है वो है उम्र की। तो इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है, लोकसभा का सांसद बन सकता है। तो ये तो हो गया आपके सामने लोकसभा। अब इसके बाद क्या है, आप ये देख लीजिए एक बार। अब बात करते हैं हम अयोग्यता की, मतलब ये तो इसकी योग्यता हो गई। अब मान लीजिए किस आधार पर इसके सदस्य अयोग्य घोषित होते हैं, लोकसभा के सदस्य किस आधार पर अयोग्य घोषित होते हैं। तो लोकसभा के सदस्य अयोग्य घोषित होने का जो तरीका है वो ये है, देखिए अयोग्यता या निर्योग्यता, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, अयोग्यता या निर्योग्यता। तो निर्योग्यता और अयोग्यता क्या है, जो दल बदल है ना, दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर, मान लीजिए कोई लोकसभा सांसद किसी एक पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत के आए और फिर वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका दल बदल हो जाएगा। और दल बदल के आधार पर क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करेगा। दल बदल के आधार पर किसका निर्णय होगा, लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा में देखें तो मैंने वहां बता दिया है वैसे शायद आपको, और राज्यसभा में सभापति का निर्णय, इन दोनों का निर्णय है कि ये व्यक्ति अयोग्य है या योग्य है। ये तो किसने कह दिया, संविधान ने नियम बनाया। अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसने क्या कहा, इसी निर्णय को 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों का जो निर्णय होगा अयोग्यता के आधार पर ने, इस निर्णय को, पहले तो क्या है, इन दोनों के निर्णय पर कोई शक नहीं होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कहा कि इस निर्णय को हम न्यायिक समीक्षा के योग्य मानते हैं। न्यायिक समीक्षा के योग्य माना। किसने माना, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। कि अगर हमें लगता है कि ये गलत है, यानी सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसका
1992 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि हम इसकी क्या कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। अब ये तो हो गया इनकी योग्यता हो गई। अब देखते हैं अब इसमें कि योग्यता के बाद दूसरी चीज क्या है, इनका वेतन। अब वेतन क्या है, लोकसभा सदस्यों को भी सेम वेतन मिलता है जैसा राज्यसभा सदस्यों को मिलता है। तो अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार वो ही देख लें जो मैंने राज्यसभा में आपको वेतन बताया था, सेम वेतन लोकसभा सदस्यों के लिए होगा। तो इनका वेतन और भत्ते जो है, वेतन भत्ते पेंशन, ये सब चीज आप क्या है, आई बटन पे क्लिक करके वो हमारा जो राज्यसभा का वीडियो है आप उसे देखिए, वहां से आपको इन चीजों की जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि हम समय ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही सांसद सेम है और दोनों को ही वेतन और भत्ते सेम मिलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे किसकी, पीठासीन अधिकारियों की। पीठासीन अधिकारी, अब जो इसके पीठासीन अधिकारी हैं, तो इसका पीठासीन अधिकारी कौन है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। अब देखिए जो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर जो होता है ना, सभापति जो राज्य, देखिए मैं ये बातें भी मैंने वेतन भत्ते पेंशन वाली आपको नहीं बताई क्योंकि वो राज्यसभा में समान थी, लेकिन यहाँ पे वे जो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर है ना वो थोड़ा अलग है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर क्या होता है, सदन का ही सदस्य होता है, सदन के सदस्यों में से एक, ठीक है। दूसरा है, इसके चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की पहली बैठक के दौरान, जिस दिन ये शपथ ग्रहण करते हैं ना उस दिन पहली बैठक के दौरान लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर के चुनाव की तारीख घोषित की जाती है, के चुनाव की तारीख घोषित की जाती है, घोषित की जाती है। और ये जो चुनाव की तारीख होती है ना, ये सामान्यतः लोकसभा की दूसरी या तीसरी बैठक होती है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि लोकसभा का अध्यक्ष क्या हो गया, तो सदन के सदस्यों में से एक हो गया जो सभापति से बिल्कुल अलग है, ठीक है। और दूसरा हो गया कि राष्ट्रपति द्वारा इसकी पहली बैठक के दौरान किया जाता है। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष। इसका भी मतलब जब तक लोकसभा अस्तित्व में रहेगी तब तक इसका कार्यकाल समझा जाता है, ठीक है। त्यागपत्र ये भी किसको देगा, उपाध्यक्ष को, ठीक है दोस्तों। उपाध्यक्ष उपसभापति की तरह ही चुना जाएगा, केवल लोकसभा अध्यक्ष और सभापति में अंतर होता है, इसलिए मैंने आपको बताया उपसभापति की तरह ही उपाध्यक्ष चुना जाएगा, उसी तरह कार्यवाही का संचालन करेगा। त्यागपत्र किसको दे देगा, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे देगा। सामान्यतः कार्यकाल इसका 5 वर्ष, नहीं तो फिर जिस दिन लोकसभा विघटित हो जाएगी तभी इसका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। अब इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि लोकसभा के सदन का सदस्य हो गया, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की पहली बैठक के दौरान हो गया, इसका कार्यकाल 5 वर्ष हो गया, त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है। इसकी जो शपथ है ना, शपथ, तो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर पद की शपथ का अलग से प्रावधान नहीं, अलग से प्रावधान नहीं, मतलब इनकी शपथ का अलग से प्रावधान नहीं है। ये जब सांसद रूप में शपथ लेते हैं ना, सांसद की शपथ ही अंतिम है। जब ये सांसद रूप में शपथ लेंगे वही शपथ इनकी क्या है, अंतिम शपथ मानी जाती है। तो ये हो गया आपके पीठासीन अधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष। आप देखिए एक बार इसको, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब जो ये आपका लोकसभा अध्यक्ष है, इसकी कुछ शक्तियां होती हैं, इसके कुछ कार्य होते हैं, तो वो भी अब हम
देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में हमने देख लिया कि ये क्या करता है, कैसे करता है। अब इसका चुनाव वगैरह हमने देख लिया है, तो अब हम इसकी कुछ कार्य प्रणाली, भूमिका, शक्ति, इन सब चीजों की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या होता है कि ये सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है। क्या है? सदन का मुख्य प्रवक्ता। सदन का मुख्य प्रवक्ता और सभी संसदीय मामले, लोकसभा के जो मामले होंगे ना, उनका अंतिम व्याख्याकार यही है। लोकसभा के मामले या संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्याकार, आप ये कह सकते हैं इसको संविधान की भाषा में कि संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्याकार। क्योंकि आप ये जैसे संविधान का अंतिम व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही जो ये कार्य प्रणाली होती है ना लोकसभा की, तो मान लीजिए उसमें अगर ये किसी बात पर इसको व्याख्या करनी होगी, किस प्रकार इसकी कार्य प्रणाली चलेगी लोकसभा की, तो कौन करेगा? ये करेगा लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करेगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका सदन का मुख्य प्रवक्ता और संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्याकार। अब क्या है कि ये सदन में असीम शक्तियां हैं इसके पास। सदन में असीम शक्तियां, असीम शक्तियां की मतलब जो लोकसभा है उस सदन में इसके पास सर्वाधिक शक्तियां होती है। किसी व्यक्ति को, सदस्य को बोलने का अधिकार दे सकता है, किसी को नहीं दे सकता, वो इसके स्वयं विवेक पर निर्भर है। ठीक है, सदन में सम्मान, प्रतिष्ठा पाने का अधिकारी, प्रतिष्ठा पाने का अधिकारी है, पाने का अधिकारी हमेशा। ठीक है, एक वही सभापति की तरह क्या देगा? निर्णायक मत देगा। सभापति की तरह क्या देगा? निर्णायक मत देगा। और संसदीय मामलों का तो अंतिम व्याख्याकार ये हो ही गया। एक जो इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति है ना, वो है धन विधेयक का निर्धारण। धन विधेयक का निर्धारण, यह सबसे बड़ी शक्ति है लोकसभा के अध्यक्ष की। धन विधेयक का निर्धारण यही करेगा आर्टिकल 110 के तहत। और ये जो शक्ति है ना, यह है न्यायिक समीक्षा से परे। न्यायिक समीक्षा से परे। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष लेगा। लोकसभा अध्यक्ष जिस भी वित्त विधेयक को धन विधेयक घोषित कर देगा, उस पर असीम शक्तियां सिर्फ लोकसभा के पास होंगी। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पारित कराना आवश्यक होता है और लोकसभा के अलावा राज्यसभा सिर्फ 14 दिन इस धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। अगर उसने 14 दिन में धन विधेयक पारित नहीं किया, तब भी उस धन विधेयक को क्या माना जाता है? पारित माना जाता है। बातें मैंने आपको राज्यसभा में बताई। अब होते हैं, देखिए ये तो हो गया लोकसभा अध्यक्ष या उसकी भूमिका। ठीक है, एक क्या है, ये जो इसकी संसदीय समितियां होती है ना लोकसभा की, संसदीय समितियां, और संसदीय समितियां भी कौन सी? लोकसभा की, के अध्यक्ष नियुक्त करता है। अध्यक्ष नियुक्त करता है। और मैंने आपको एक प्रधानमंत्री वाले वीडियो में बताया था कि जिस भी समिति का सदस्य प्रधानमंत्री होता है, वह उस समिति का अध्यक्ष होता है। वैसे तो अन्य मंत्रियों के साथ भी होता है, लेकिन अगर किसी समिति में मान लीजिए एक मंत्री भी सदस्य और प्रधानमंत्री भी सदस्य है, तो प्रधानमंत्री ही उस समिति का अध्यक्ष होगा। ऐसे ही अगर लोकसभा अध्यक्ष किसी समिति का सदस्य है, तो उस समिति का लोकसभा अध्यक्ष ही अध्यक्ष होगा। अगर किसी कारणवश प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, तो वो उस समिति के अध्यक्ष नहीं होते। वैसे ऐसा संसदीय प्रक्रिया में नहीं होता कि प्रधानमंत्री को उन समितियों में शामिल किया जाए जिसमें लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल हो। क्यों? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ही क्या होता है? उसका अध्यक्ष बनेगा और वो कुछ हद तक प्रधानमंत्री के पद के साथ अन्याय हो जाएगा। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें। अब ये चीजें हो गई आपके सामने। अब मैं बात करूंगा कुछ आपके उन सत्र की, ठीक है, सांसदों के वेतन भत्ते, इन सब चीजों के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप राज्यसभा के वीडियो में देखें। ठीक है, तो ये संसद का सत्र, ये सब सेम है। संसद के सत्र हो गए, ठीक है, नेता हो गए, सदन के नेता, विपक्ष के नेता, ये सब चीजें आप कहां जाके देखेंगे? राज्यसभा वाले
वीडियो में, किस पर, आई बटन पे क्लिक करके राज्यसभा वाला वीडियो आप देखें, आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको लोकसभा अध्यक्ष के बारे में तो मेन चीजें सारी बता ही दी हैं आपको। लोकसभा अध्यक्ष के लिए तो संसद के सत्र, सदन के नेता, विपक्ष के नेता, ये सब भी आप आई बटन दबा करके क्या देख सकते हैं, उसके राज्यसभा के वीडियो में देख लेते हैं। और अब है इंपॉर्टेंट बात लोकसभा के बारे में, वो है कि मंत्री और महान्यायवादी। देखिए भारत में एक पद होता है महान्यायवादी का, मंत्री एवं महान्यायवादी। ये शायद मैंने आपको वहां भी बताया था, और नहीं बताया है तो मैं यहां बता देता हूं कि इन दोनों को क्या है, किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होता है। किसी भी सदन में बोलने का अधिकार, बोलने व कार्यवाही, मैंने बताया था आपको। मैं अगर नहीं याद आ रहा है तो उसी राज्यसभा वाले वीडियो को देखें, वहां याद आ जाएगा। में भाग लेने का अधिकार, ठीक है दोस्तों। और भाग लेने के अधिकार के अलावा दूसरा क्या है कि महान्यायवादी वोट नहीं कर सकता, महान्यायवादी मत नहीं कर सकता किसी में भी। महान्यायवादी किसी भी सदन में क्या है, मत नहीं कर सकता। और मंत्री संबंधित सदन में ही मत करेगा। मंत्री जिसका सदस्य है उसी सदन में मत करेगा, उसी सदन में मत देगा। ये बता रखा था आपको, एक बार फिर से बता दिया। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई आपकी मंत्री और महान्यायवादी की। अब हम बात कर लेते हैं संसदीय कार्यवाही के साधन, यानी जिसमें आपने देखा होगा प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, ये सब होते हैं। तो आप बात कर ले अब संसदीय कार्यवाही के साधन। संसदीय कार्यवाही के जो साधन हैं, अब ये साधन कौन कौन से हैं, तो अब ये आप देख लीजिए। ये क्या है, प्रश्नकाल, यानी क्या करते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। कब पूछे जाते हैं कि संसद का जो पहला घंटा है ना, संसद का पहला घंटा प्रतिदिन का होता है, यानी ये 11 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है ना, इसको बोलते हैं पहला घंटा। इसमें क्या होता है, सदस्य प्रश्न पूछते हैं, सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछते हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब संसद का जो पहला घंटा होता है प्रत्येक दिन का, यानी फर्स्ट आवर 11 से 12 बजे, सामान्यतः क्या होता है 11 से 12 बजे, 11 AM टू 12 PM, 11 AM से 12 PM तक। ये जो टाइम होता है ये कौन सा होता है, प्रश्नकाल का। इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित, तारांकित, अतारांकित और अन्य विकल्प या अल्प सूचना वाले, अल्प सूचना या अन्य विकल्प वाले। ठीक है दोस्तों, तारांकित क्या है, उत्तर कैसे होंगे इनके, मौखिक। उत्तर क्या होंगे इनके, मौखिक। इनके कैसे होंगे, उत्तर लिखित। कैसे उत्तर होंगे इनके, लिखित। और यहां पे क्या है, पूरक प्रश्न पूछ सकता है, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर क्या है, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और क्या होता है कि एक लिखित रिपोर्ट के अनुसार ही उत्तर लिखित दिए जाते हैं। और यहां पे 10 दिन पूर्व सूचना, 10 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब मंत्री को क्या है, 10 दिन पहले आप सूचना दे दो, फिर वो आपको क्या करेगा, क्वेश्चन का आंसर देगा। सूचना देकर कैसे होता है, मौखिक ही आंसर दिया जाएगा इनका भी, मौखिक उत्तर। ठीक है दोस्तों,
तो ये क्या हो गया आपके सामने संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या है? संसद का पहला घंटा जिसमें 11 से 12 बजे सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। तारांकित प्रश्न हो गए, उत्तर इनका मौखिक रूप से, पूरक प्रश्न इस समय पूछे जाते हैं। देखिए ये जो है ना तारांकित अतारांकित, तो क्या होता है किसी पे तो स्टार बना देता है, किसी पे नहीं बनाता है। तो ये किसका अधिकार है? लोकसभा स्पीकर का अधिकार है कि किसको वो तारांकित घोषित करता है और किसी को वो अतारांकित घोषित करता है। तो ये तो क्या हो गया संसदीय कार्यवाही साधन में प्रश्नकाल। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब है आपका प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल। अब ये शून्यकाल क्या होता है कि प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है यानी शून्यकाल, इसको शून्य इसलिए कहते हैं क्योंकि 12 बजे क्या है 00 टाइम होता है। शून्यकाल क्या है? ये प्रश्नकाल के बाद और कार्यक्रम तय करने, कार्यक्रम तय करने के बीच का समय, के बीच का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। मतलब जो प्रश्नकाल के बाद और कार्यक्रम तय करने का जो समय होता है ना, ये क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। ये जो शून्यकाल है ना, ये क्या है? भारत का संसदीय प्रणाली, विश्व संसदीय प्रणाली को एक नवाचार है। मतलब शून्यकाल भारत से पहले कहीं नहीं था, तो ये भारत में बनाया गया कि विश्व संसदीय प्रणाली को नवाचार है। क्या है? ये एक नवाचार। ठीक है, जो आपका प्रश्नकाल है ये विश्व संसदीय प्रणाली को एक नवाचार है। और दूसरा क्या है कि 1962 से जारी है। ये जो शून्यकाल है वो 1962 से जारी है। शून्यकाल के बाद क्या आ गया आपका? कटौती प्रस्ताव। अब कटौती प्रस्ताव क्या होता है? मान लीजिए कोई वाद विवाद हो रहा है तो उस वाद विवाद को खत्म करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। वाद विवाद, किसी प्रश्न पर कोई वाद विवाद हो रहा है तो को समाप्त करने हेतु, समाप्त करने हेतु क्या होता है? कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, एक है आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या है? लोक महत्व के विषय पर, लोक महत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना। मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना। ये तो क्या हो गया आपके संसदीय कार्यवाही के कुछ साधन। अब एक इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखा है तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लें। अब जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है अविश्वास प्रस्ताव। क्या है आपका? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव। और मैंने जो आपको बताया था ना केंद्रीय मंत्री परिषद के वीडियो में, केंद्रीय मंत्री परिषद के वीडियो में बताया था आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति करता है पीएम की नियुक्ति और पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। आई बटन दबाना और केंद्रीय मंत्री परिषद, किसका? केंद्रीय मंत्री परिषद वाला वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें आर्टिकल 75 में क्या क्या बता रखा है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव ये कहां पे प्रस्तुत किया जाता है? ये भी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और उस पर वोटिंग करवाई जाती है। अगर लोकसभा बहुमत में है तो ये पारित नहीं हो पाता। अगर ये पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री दोनों को अपना पद गंवाना पड़ता है। तो ये तो हो गया आपका क्या है? अविश्वास प्रस्ताव हो गया, संसदीय कार्यवाही के साधन हो गए। अब नेक्स्ट जो आपका है वो है कि संसद की विधायी प्रक्रिया। संसद क्या है? विधायी प्रक्रिया है ये संसद की, कि संसद में विधेयक किस प्रकार से लाए जाते हैं, किस प्रकार से पारित करवाए जाते हैं।
अब हम देखते हैं आपकी संसद की विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब ये विधायी जो प्रक्रिया है ना, ये साफ साफ आपसे कह रही है कि इसमें 4 प्रकार के तो विधेयक हैं। साधारण विधेयक, ठीक है, उसके बाद होता है आपका वित्त विधेयक, सॉरी साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं साधारण विधेयक की। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक के लिए क्या है, लोकसभा प्लस राज्यसभा में साधारण बहुमत से इसको पारित करवाना पड़ता है। साधारण बहुमत से पारित, और ये पारित ऐसे ही नहीं होगा, इसको साधारण बहुमत से पारित कराने से पहले क्या है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। तो क्या है, प्रथम पाठन। अब ये तो प्रथम पाठन है ना, इसका अर्थ ही क्या होता है कि आप इसको सीधा क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत, सदन में प्रस्तुत करना, किसी भी सदन में सिर्फ प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना। ठीक है, द्वितीय पाठन, देखिए साधारण विधेयक के लिए है ये, सदन में इसको प्रस्तुत कर दिया। द्वितीय पाठन, समिति द्वारा विचार, एक समिति बनती है, उसके द्वारा क्या होता है, 3 सदस्यीय समिति बनती है, उसके द्वारा क्या होता है, उस पर विचार होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, तृतीय पाठन। तृतीय जो इसका पाठन है उसमें सदस्यों द्वारा अध्ययन किया जाता है, सदस्यों द्वारा विचार विमर्श व मत, विचार विमर्श। ठीक है, चौथा जो है इसका वो है सीधा मतदान, साधारण बहुमत से पारित करवाओ आप इसको, साधारण बहुमत से पारित। देखिए अगर अभी ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, एक दिन सिर्फ और सिर्फ इस संसद की विधायी प्रक्रिया पर एक पूरा टॉपिक हम बात करेंगे, 1 घंटे 50 मिनट 1.5 घंटे जो भी लगेगा, सिर्फ इस विधायी प्रक्रिया पर बात करेंगे। चूंकि अभी सिर्फ हमें लोकसभा पढ़नी है, तो हम लोकसभा के माध्यम से देख रहे हैं किस प्रकार से होता है। और ये जो साधारण विधेयक की विधायी प्रक्रिया है ना, ये सिर्फ लोकसभा नहीं, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही समान होगी। तो हम एक दिन संसद की विधायी प्रक्रिया पढ़ लेंगे, तो उससे क्या है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी मैं आपको करवा दूंगा डाउट क्लियर। और अंतिम क्या है इस पे, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर। देखिए क्या होता है, जब साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो इसे सिर्फ साधारण बहुमत से पारित करवाना होता है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है कि इसको सबसे पहले सदन में प्रस्तुत करेंगे, फिर द्वितीय पाठन के नाम पर एक समिति बनाई जाएगी, और समिति क्या करेगी, इसका अध्ययन करेगी और इस पर विचार करेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर तृतीय पाठन होगा, जिसमें सदस्यों द्वारा, सभी सदस्यों द्वारा क्या होगा, विचार विमर्श होगा। उसके बाद मतदान कराएंगे, मतदान मैंने बता ही दिया आपको पहले ही, साधारण बहुमत से पारित करवाना है। और अंत में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने पर विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। तो ये तो क्या हो गया आपका साधारण विधेयक। अब दूसरा क्या है, अब ये देखिए साधारण विधेयक में राष्ट्रपति, मैंने आपको बता दिया राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा। इस पे भी वही, जो राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां थी, मैंने बताया था विधेयक के मामले में, या तो वो स्वीकृति दे, या स्वीकृति देने से मना कर दे, या स्वीकृति अपने पास रख ले और संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। तो इस पर सिर्फ एक ही वीटो पावर काम आएगी, और वो कौन सी वीटो पावर होगी, निलंबनकारी वीटो पावर। तो साधारण विधेयक पे कौन सी चलेगी, निलंबनकारी वीटो पावर। इसको आप कुछ देर के लिए वो रद्द कर सकता है, रोक सकता है। अब बात करेंगे हम आपके धन विधेयक की। किसकी बात करेंगे अब, धन विधेयक की। अब जो धन विधेयक है ना, उसका सीधा सा है कि ये धन विधेयक, धन विधेयक सीधा है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, मतलब इस पर तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने में से मना नहीं कर सकता, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से एलएस में प्रस्तुत, कहां पे, आपके लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा धन विधेयक। धन विधेयक का निर्धारण आर्टिकल 110 में कौन करेगा, लोक 110 के अनुसार इसका निर्धारण कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष द्वारा निर्धारण। किसका होगा, धन विधेयक का निर्धारण। दोनों सदनों में, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों सदनों में
साधारण बहुमत से ये पारित होगा। बस इस पर राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से ये पारित होगा। और जो आपकी राज्यसभा है, ये राज्यसभा को 14 दिन, सिर्फ कितना, 14 दिन तक रखने का अधिकार है। अभी पहले बताया था आपको, लोकसभा अध्यक्ष पढ़ा रहा था जब, रखने का अधिकार। अगर ये 14 दिन में इसको राज्यसभा पारित नहीं करेगी तो भी ये पारित मान लिया जाएगा। क्या है? धन विधेयक। देखिए धन विधेयक भी एक तरह का वित्त विधेयक ही होता है, लेकिन वित्त विधेयक में से किसे धन विधेयक बनाना है इसका निर्धारण लोकसभा स्पीकर करता है। और वैसे धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक होता है जिसमें कुछ तो करारोपण संबंधी बातें हो, दूसरी ऋण संबंधी बातें हो। और ये धन विधेयक जो होता है ना, ये भारत की संचित निधि पर पारित होता है। इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात है धन विधेयक की कि ये भारत की संचित निधि पर भारित, संचित निधि पर भारित होता है। यानी धन विधेयक से जो पैसा निकलेगा वो भारत की संचित निधि पर भारित होगा। अब इसमें क्या है कि इसमें राष्ट्रपति के साइन की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ने इसको पूर्वानुमति दे दी होती है। अब बात करते हैं हम वित्त विधेयक की। वित्त विधेयक दो हैं। आर्टिकल 117 के अनुसार दो प्रकार के वित्त विधेयक हैं। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक किसमें है? आर्टिकल 117। और 117 में भी क्या है? 117(1) और 117(3). इन दो के अनुसार क्या है? वित्त विधेयक होता है। वित्त विधेयक पर लोकसभा प्लस राज्यसभा समान शक्ति है, समान शक्ति है। और लोकसभा प्लस राज्यसभा में साधारण बहुमत से ही ये पारित होता है। साधारण बहुमत से पारित होता है। ये क्या हो गया आपका? वित्त विधेयक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है आपका? संविधान संशोधन विधेयक। क्या है दोस्तों? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। और ये जो इसकी प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया कहां है आपकी? आर्टिकल 368 में। किस देश से लिया हमने? दक्षिण अफ्रीका से। बात करेंगे जिस दिन विधायी प्रक्रिया की बात करूंगा, सब चीजों की बात करूंगा आपसे, लेकिन अभी बता रहा हूं आपको कि आर्टिकल 368 में इसका निर्धारण है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। अब ये जो विधेयक है ना, ये भी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी क्या है? किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों? और लोकसभा राज्यसभा किसी में भी इसको आप प्रस्तुत कर दो। दूसरा, लोकसभा राज्यसभा समान शक्ति, इस पर आप लोकसभा राज्यसभा क्या है? समान शक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों से क्या हो गए? साधारण बहुमत। देखिए दो तरह का होता है। साधारण बहुमत से संविधान संशोधन होता है, जिसको क्या है? संविधान में नंबर नहीं आ जाता। एक होता है विशेष बहुमत से। ठीक है। एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा, आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा से पारित। विधानसभा से अनुमोदन, आप ये कह दीजिए कि मतलब पहले संसद पारित कर देगी, फिर अगर आधे से अधिक राज्यों ने भी पारित कर दिया विधानसभाओं ने, तो क्या होगा? ये संविधान संशोधन विधेयक बन जाएगा। तो ये क्या होगी? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। लोकसभा राज्यसभा किसी में प्रस्तुत हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में समान शक्ति होगी। और इंपॉर्टेंट बात, इस पे संयुक्त बैठक, संविधान संशोधन विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। कह रहा है कि ये तीन तरह से पारित हो, या साधारण बहुमत से जिसको नंबर नहीं दिया जाता संविधान संशोधन का, एक विशेष बहुमत से होता है, और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की जो विधानसभा उनका अनुमोदन दिया जाएगा। सारी बातें हम संसद की विधायी प्रक्रिया के वीडियो में पढ़ेंगे।
अब नेक्स्ट जो है वो है इसकी विधायी प्रक्रिया में एक और चीज है, वो है ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक। ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। अभी तो संयुक्त बैठक होती है ना दोस्तों, ये किसी साधारण मामलों पे होती है। किस पे होती है? साधारण विधेयक पर ही होती है, साधारण विधेयक पर। ठीक है, अगर मान लीजिए दो सदनों के बीच किसी प्रकार का कोई मतभेद हो जाता है किसी साधारण विधेयक पे, तो क्या होता है? संयुक्त बैठक बुला ली जाती है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का स्पीकर। अब ये कितनी बार बुलाई गई है? तो अब तक 3 बार बुलाई गई है। ज्वाइंट सिटिंग जो है ना वो 3 बार बुलाई गई है। 3 बार कब कब बुलाई गई है? तो ये बुलाई गई है दहेज, ये लिख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट जरूर लेना इसका। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1960, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन पे से क्वेश्चन बन चुका है अभी तक कि किस पर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई। बैंक सेवा आयोग, बैंक सेवा आयोग एक्ट अधिनियम 1980 और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। देखिए ये दोनों भी क्या है? विधेयक, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग क्या है? विधेयक पे आती है। अगर एक्ट ही बन जाएगा ज्वाइंट सिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि कई बार फिर विद्यार्थी कहते हैं कि ऐसा लिखवा दिया गया था, फ्लो में गलतियां हो सकती हैं। दहेज प्रतिषेध विधेयक, बैंक सेवा आयोग विधेयक और आतंकवाद निवारण विधेयक। ठीक है दोस्तों, और इन पे क्या होगा? जो इनकी गणपूर्ति है ना, इसकी संयुक्त बैठक की कोरम या गणपूर्ति, इसकी भी कितनी है? आपकी 1/10 है सबकी। लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों की संयुक्त सदस्य संख्या की 1/10। और ये बुलाता कौन है? राष्ट्रपति इसको बुलाता है, राष्ट्रपति द्वारा आह्वान। राष्ट्रपति द्वारा क्या है? इसका आह्वान किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। अब है आपका संसद में बजट। क्या है आपका? संसद में बजट। अब जो बजट है ना, बजट पर भी एक पूरा चैप्टर होता है, इसलिए अब हम देखेंगे सिर्फ सिंपल तरीके से कि बजट क्या है। फिर एक दिन बजट का चैप्टर भी बनाएंगे। बजट क्या है? तो बजट कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में संविधान में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये वार्षिक वित्तीय विवरण किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत। ठीक है, कौन करता है? वित्त मंत्री द्वारा। वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में क्या है? ये प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब बजट के लिए 2 प्रावधान है। 1921 में एक समिति बनी थी, एकवर्थ समिति। एकवर्थ समिति की रिपोर्ट पर 1924 से आपका क्या है? रेल बजट आम बजट से अलग किया गया। आम बजट से अलग रेल बजट को। ठीक है, और दूसरा क्या है कि 2017 से पुनः आम बजट में शामिल। पुनः आम बजट में शामिल। क्वेश्चन है ये कि 2000 कब से रेल बजट को आम बजट में शामिल कर लिया गया और कब अलग किया गया था? तो एकवर्थ समिति की रिपोर्ट के आधार पर कब किया गया था? 1924 में रेल बजट अलग किया गया था आम बजट से। देखिए संविधान के आर्टिकल 112 में लिखा है कि राष्ट्रपति संपूर्ण आय का वार्षिक वित्तीय विवरण और वर्ष का, वित्तीय वर्ष क्या है भारत में? वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये क्या हो गया? आपका बजट हो गया। अब आप बात करते हैं आप लोकसभा और राज्यसभा में समानता।
अब आप इनकी थोड़ी तुलना कर लेना। लोकसभा और राज्यसभा में क्या है, समानता कैसी है, असमानता कैसी है, तो ये हम देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में जो समानता है ना, समानता समानता हम देखेंगे तो क्या देखेंगे हम, फर्स्ट है कि साधारण विधेयक पर, साधारण विधेयक पर, ठीक है। दूसरी है आपकी वित्त विधेयक पर, या पहले संविधान संशोधन विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर। इन पर क्या है, देखिए मैंने आपको बता दिया समान शक्तियां इनके पास, लेकिन आप ये देख सकते हैं इनकी समानता, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक हो गया। फिर इसके बाद राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इस मामले में दोनों क्या है, समान है, ठीक है। सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमीशन और सीएजी, इन दोनों को हटाने की सिफारिश कौन करेगा, दोनों सदन मिलके ही कर सकते हैं, यानी जो प्रस्ताव एक सदन में लाया जाएगा और दोनों सदनों से पास किया जाएगा। अध्यादेश की स्वीकृति, जो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करेगा किसके तहत, आर्टिकल 123, अध्यादेश की स्वीकृति दोनों सदन एक साथ देंगे तभी चलेगा अध्यादेश भी आगे, ठीक है। एक आपका आपातकाल की स्वीकृति, आपातकाल की स्वीकृति, ठीक है। एक क्या है आपका सीएजी, वित्त आयोग, यूपीएससी की रिपोर्ट पर विचार, ठीक है। और एक और रह गया आपका, रहा है जो मैं लिख देता हूं कि राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति, वैसे तो उपराष्ट्रपति का भी सेम ही चलेगा, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, और एक क्या है, न्यायाधीशों पर महाभियोग। सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। ये जो न्यायाधीशों पर महाभियोग है, ये अभी हम जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रक्रिया सिर्फ कैसी है, राष्ट्रपति के जैसी है। महाभियोग मैंने आपको बता दिया है, नहीं जानते हैं तो आई बटन पे क्लिक करो, राष्ट्रपति देखो, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगेगा वो देख लो आप इसको स्क्रीनशॉट लो। अब है असमान स्थिति, लोकसभा के साथ राज्यसभा की क्या है, असमान स्थिति। तो किस किस पे है वो, असमानता। अब जो असमानता है ना, वो असमानता क्या कह रही है आपसे कि एक तो इसकी असमानता किस पे है, धन विधेयक, ठीक है। एक तो धन विधेयक पर असमानता हो गई। दूसरी क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करना, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का विचार या संकल्प। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का विचार या संकल्प कहां आएगा, केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में, लोकसभा की संस्तुति से ही राष्ट्रीय आपातकाल हट जाता है। और एक क्या है आपका, अविश्वास प्रस्ताव। और राज्यसभा की जो उच्च स्थिति थी, राज्यसभा की उच्च स्थिति, वैसे तो मैंने आपको राज्यसभा के वीडियो में पढ़ा दी, फिर भी मैं यहां पे बता देता हूं आपको कि एक तो आर्टिकल 249, ठीक है। आर्टिकल 249 में क्या होता है कि जो राज्यसभा है वो राज्य सूची के विषयों पर क्या करती है। अगर आपको ये भी नहीं ध्यान आ रहा है ना, तो आई बटन करके देख लेना कि राज्यसभा जो है राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने के लिए क्या कर सकती है, अधिग्रहित कर सकती है, आर्टिकल 249। एक है अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं,
ठीक है दोस्तों। और एक हो गया लोकसभा ना होने पर, लोकसभा विघटन की स्थिति में आपातकाल लागू करना, आपातकाल की स्वीकृति। लोकसभा विघटन हो रहा है तो आपातकाल की स्वीकृति किसमें? 352, 356, 360, ठीक है। और अंतिम जो है वो है उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, पद से हटाना, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आर्टिकल 67। तो हमारे इस लोकसभा के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन चीजों को आप राज्यसभा के वीडियो से देख लेना, समझ लेना, मैंने बता रखा है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल CMI पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।